हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम है निहाल अहमद। आज हम बात करेंगे वाई वेब 3। आखिर कौन सी प्रॉब्लम है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और ब्लॉकचेन सॉल्व कर रहे हैं। क्या पर्पस है इनका, तो आज यही सब कुछ हम देखेंगे। तो चलिए रिवर्स गियर लगाते हैं और चलते हैं उस जगह पर जहां से इन सब की शुरुआत हुई। तो सबसे पहले है सतोशी नाकामोटो। इनकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी वो थी हाउ टू क्रिएट ट्रस्ट इन ट्रस्टलेस एनवायरनमेंट। इनके मुताबिक जो है इंसान भरोसे के लायक नहीं है, तो किसी टेक्नोलॉजी के जरिए इंसानों के दरमियान भरोसा कायम करना इनका मोटो था। तो इन्होंने इंटरनेट को वैल्यू प्रोवाइड की। इससे पहले इंटरनेट सिर्फ एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन था, लोग सिर्फ कम्युनिकेशन कर सकते थे। बिटकॉइन के आने से इंटरनेट को वैल्यू मिली। यानी बिटकॉइन क्या है, एक डिजिट है किसी लेजर में लिखा हुआ, लेकिन सबको पता है इसकी वैल्यू है। अगर ये आपके पास हो, ये अगर आपके लेजर में लिखा हुआ हो कि भाई एक बिटकॉइन आपका है, तो आपको पता है आपके वारे निहारे हैं। अच्छा, तो ब्लॉकचेन, जो इन्होंने ब्लॉकचेन बनाई, उस ब्लॉकचेन का नाम है बिटकॉइन। और इनकी क्रिप्टो करेंसी का भी नाम ही बिटकॉइन रखा गया। इस वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रहे, ब्लॉकचेन अलग चीज़ है, क्रिप्टो करेंसी अलग चीज़ है। ब्लॉकचेन भी लेकिन इन्होंने जो नाम रखा है अपनी ब्लॉकचेन का, वो भी बिटकॉइन रखा है। इस वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होती है। आगे चलते हैं। इसके बाद आए विटेलिक ब्यूटेन। इन इन ये जो है ब्लॉकचेन को नेक्स्ट लेवल पे लेके गए। इन्होंने सोचा अभी सिर्फ ब्लॉकचेन के ऊपर सिर्फ करेंसी एक्सचेंज हो रही है, क्यों ना इसके अंदर एग्रीमेंट्स बनाए जाएं, प्रोग्रामेबल मनी बनाई जाए। तो इन्होंने इंटरनेट में वैल्यू प्रोवाइड की, क्रिप्टो करेंसी इथीरियम। इनकी जो ब्लॉकचेन है उसका नाम है इथीरियम, और जो क्रिप्टो करेंसी है उसका नाम है ईथर। साथ ही साथ इन्होंने इसके अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी इंटीग्रेट कर दिए अपनी ब्लॉकचेन के अंदर, कि भाई हम एक दूसरे से एग्रीमेंट्स बना सकते हैं। वो भी स्मार्ट, यानी ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होने वाले। तो ये हैं वो साहब विटेलिक ब्यूटेन। इनकी वेबसाइट का लिंक मैंने गिटहब में डाल दिया है, इसको जाके आप चेक कर सकते हैं। ये सारे रिसर्च पेपर ये वहीं पब्लिश करते हैं। आगे चलते हैं। तो जो प्रॉब्लम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हमें सॉल्व करके देती है वो है ट्रस्ट मिनिमाइज एग्रीमेंट्स एंड अनब्रेकेबल प्रॉमिस। ट्रस्ट मिनिमाइज से मुराद लोगों के दरमियान ट्रस्ट कम से कम करना और मैथमेटिकल बेस्ड ट्रस्ट कायम करना। क्योंकि आपको पता है 2+2 4 होता है, तो हर किसी को उस पर भरोसा है, लेकिन एक इंसान को दूसरे इंसान पे इतना ज़्यादा भरोसा नहीं होता। तो जैसे हम वादा करते हैं तो हाथ मिलाते हैं, लेकिन गोरे जब वादा करते हैं तो वो ऐसे पिंकी स्वेयर करते हैं। तो ऑथर के मुताबिक हर चीज जो है, तकरीबन जो भी हम रोजमर्रा की जिंदगी में कर रहे होते हैं, वो कोई ना कोई किस्म का एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है। जैसे हम कोई चेयर खरीद रहे हैं, तो चेयर वाला हमसे प्रॉमिस कर रहा है कि वो उसे सही चेयर देगा, हम उसे उसके बदले में उसकी सही रकम देंगे। लाइट वाले से हम प्रॉमिस करते हैं कि आप बिजली देंगे और बिजली 24 घंटे ऑन रखेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के, तो हम उसे आपको पैसे देंगे। इंश्योरेंस वाले को हम पे करते हैं ताकि वो हमारे बिल कवर करे। इसी तरह बैंक हमें प्रॉमिस करती है कि वह आप हमारे पैसे सेव रखेगी। इसी तरह हम जब लॉटरी खरीदते हैं तो लॉटरी हमें प्रॉमिस करती है कि जो है हम आपको फेयर चांस देंगे जीतने का। तो क्या हम इन सब पे ट्रस्ट कर सकते हैं? क्या हम कार वाले से जब कार लेते हुए ट्रस्ट करते हैं कि जब वो कार देगा हमें, जो कार वो हमें दे रहा है जितने पैसों में, वो बिल्कुल सही कार है, पता चले 1 महीने बाद उसका इंजन बैठ जाए। मैं टी शर्ट खरीदता हूँ जिसमें लिखा हुआ है मशीन वॉशेबल, 1 हफ्ते बाद पता चले शर्ट शर्ट जो है वो श्रिंक हो जाए। इंश्योरेंस प्रोवाइडर जो हमें बिल कवर करने का उसने एग्रीमेंट किया है हमसे, जब हमारी कार कहीं हिट हो जाए तो वो हमारे जो है बिल कवर ना करे। गवर्नमेंट भी इसी तरह हमसे बहुत सारे प्रोमिस करती है इलेक्शन के दौरान, और वो कितने पूरे करती है ये मैं और आप अच्छी तरह जानते हैं। तो जायंट्स जो हैं, बड़े बड़े जायंट्स, हमेशा जो है हिस्ट्री रही है कि ये जो है अपने प्रॉमिस कहीं ना कहीं जाके ब्रेक कर देते हैं। मैक 90s में मैकडोनल्ड्स ने लॉटरी का स्कीम किया। तकरीबन 13 से 24 मिलियन डॉलर तक इन्होंने, इतना बड़ा स्कीम किया इन्होंने। इन्होंने लॉटरी लोगों को दी, लेकिन लॉटरी कभी खुलती ही नहीं थी। तो ये बहुत बड़ा स्कीम था। जब ग्रेट डिप्रेशन आया अमेरिका में, तो बैंक्स ने जो प्रॉमिस किया था कि वो हमारे पैसे या लोगों के पैसे सेव रखेंगे, तो वो सेव रखने में नाकाम हो गए। रॉबिनहुड कंपनी स्टॉक कंपनी है, जब इन पर दबाव, इन्होंने लोगों को स्टॉक्स दिए थे, और जब इन पर दबाव पड़ा तो कुछ ही एसिड्स जो हैं सेल करने के लिए उन्होंने अलाउ किए, बाकी को
अपनी तरफ खींच लिया। इसी तरह हाइपर इन्फ्लेशन इन जिम्बाब्वे आया, हाइपर इन्फ्लेशन इन ब्राजील आया। लोगों के पास बोरिया भर भर के पैसे होते थे लेकिन वो किसी काम के नहीं। तो ये सारे जो है प्रोमिसेस ब्रेक्स हुए हैं। तो जब किसी आम आदमी के पास ऐसे प्रोमिसेस ब्रेक होते हैं तो बस वो एक ही चीज कहने पर मजबूर हो जाता है, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। तो हिस्ट्री भरी पड़ी है सबक आमोज ट्रस्ट वर्दीनेस से, किस तरह लोगों को धोखा दिया गया। तो ऐसे में हमारे पास आ जाते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, जो हमारी आगे की लाइफ बचाने के लिए जो है ये बात करते हैं। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसमें हम एग्रीमेंट लिख सकते हैं। जैसे हम पेपर में कोई एग्रीमेंट लिखते हैं वैसे ही एक कोड के अंदर, मैथमेटिकल कोड के अंदर हम एक एग्रीमेंट लिखते हैं। और ये एग्रीमेंट डिप्लॉय होता है ब्लॉकचेन में। अब आप ब्लॉकचेन समझ चुके हैं, डिसेंट्रलाइज समझ चुके हैं। तो ये ब्लॉकचेन में जब डिप्लॉय हो जाता है तो कोई भी उसे चेंज नहीं कर सकता। ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है और हर कोई इसको देख सकता है कि भाई इसमें क्या लिखा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। तो अब इसे इस ये जो आ रही है टेक्नोलॉजी, इसको वेब 3 क्यों कहा जा रहा है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को वेब 3 क्यों कहा जा रहा है? तो पहले वेब 1 की बात करते हैं। उसके अंदर सिर्फ स्टैटिक साइट्स होती थी, हमें सिर्फ मामूली इंफॉर्मेशंस वेबसाइट के अंदर दिख जाया करती थी। लेकिन वेब 2 में सर्वर्स आ गए, सेंट्रलाइज सर्वर्स आ गए, गूगल आ गया, यूट्यूब आ गया, फेसबुक आ गया। इन्होंने अपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की और जो है आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में अपने कदम जमा लिए। तो इसके अंदर सेंट्रलाइज सर्वर्स होते हैं, जबकि वेब 3 में क्या है? नोड टू नोड काम होता है। एक नोड के पास जो चीज़ है वही दूसरे नोड के पास है, जो ही तीसरे नोड के पास है। अगर उसको मुझे कोई एप्लीकेशन एक्सेस करनी है अपने कंप्यूटर में तो मैं किसी सेंट्रल सर्वर पे नहीं बल्कि अपने करीब में जो नोड होगा उस पर रिक्वेस्ट मार के वो डेटा ले लूंगा। तो इस तरीके से वेब 3.0 काम करेगी। चलिए आगे चलते हैं। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ने सोसाइटी की ट्रस्ट की जो प्रॉब्लम थी वो कहीं हद तक सॉल्व करने की कोशिश की है। अब आपके पास दो चॉइसेस हैं, एक पेपर बेस्ड एग्रीमेंट है, एक क्रिप्टोग्राफिकल मैथ बेस्ड एग्रीमेंट होगा। जो पेपर बेस्ड एग्रीमेंट है उसमें आपके पास काउंटर पार्टी रिस्क ज़्यादा होता है, यानी सामने वाला कहीं मुकर ना जाए इसका रिस्क होता है। इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी फोर्सफुली पर्पसफुली रिमूव की जाती है कि कोई जो है देखे ना हमारा कॉन्ट्रैक्ट कि क्या हुआ है। इस आपको पता है कि हम पॉलिटिक्स में भी बहुत सारे एग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं जो हमें पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ है पीछे। तो ये फोर्सफुली रिमूव किया जाता है, जबकि जबकि खाली इसको ट्रांसपेरेंट ही कर देना तभी बहुत सारे मामले हल हो सकते हैं। तो इसी तरह क्रिप्टोग्राफिक में मैथमेटिकल बेस, सबको पता है 2+2 4 है, हर कोई देख सकता है तो हर कोई उसके मुताबिक फैसला भी ले सकता है। इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी बिल्टन है, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। तो कंक्लूजन पे आते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हमें ट्रस्ट मिनिमाइज्ड एग्रीमेंट्स देते हैं और इसके ज़रिए हम कोई भी एग्रीमेंट जो है वो कोड के अंदर मैथमेटिकल फॉर्म में कर सकते हैं। लेकिन अब हम इंजीनियर्स हैं तो हम सिर्फ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के फ़ायदे की बात नहीं करेंगे, हम इसके नुकसानात की भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और ब्लॉकचेन जो है वो बहुत इनएफिशिएंट सोल्यूशन है। इनएफिशिएंट क्यों है? क्योंकि इसमें डेटा रिडंडेंट होता है। डेटा रिडंडेंट से मतलब डेटा डुप्लीकेट होता है, डेटा कॉपी होता है। जो डेटा मेरे पास है वही आपके पास है, वही दूसरे तीसरे चौथे नोड के पास भी वही डेटा है। तो डेटा रिडंडेंसी पे तो बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, बहुत सारे एल्गोरिथम लिखे गए हैं कि किस तरह डेटा रिडंडेंसी की प्रॉब्लम को जो है अवॉइड करना है। क्योंकि एक ही डेटा 10 जगह पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वो मेमोरी कंज्यूम ही कर रहा है। तो ये इनएफिशिएंट है, लेकिन सिक्योर करने के लिए इसको रखना मस्ट है। तो जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करेंगे तो हम एक ही सोल्यूशन हर जगह उठा के नहीं लगा देंगे। हमें उसकी मामलात को समझना होगा, उसके बाद हम उसमें सोल्यूशन प्रपोज कर सकते हैं। तो जब भी बात आएगी ट्रस्ट की, जब भी बात आएगी सिक्योरिटी की, तो हम जाएंगे ब्लॉकचेन की तरफ। इस पे ज़ीशान उस्मानी सर ने डर्टी फ्रेमवर्क भी दिया है, आप उनकी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि कब ब्लॉकचेन हमें लगानी चाहिए। तो जब भी बात आएगी ट्रस्ट की, जब भी बात आएगी सिक्योरिटी की, तो वहाँ हम ब्लॉकचेन के सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। लेकिन जब ट्रस्ट की बात नहीं है और सिक्योरिटी की बात नहीं है और स्पीड की बात है तो आप वेब 2 के सोल्यूशन को प्रेफर करेंगे। तो उम्मीद है आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट समझ में आए होंगे। यहाँ पे हम अपना थ्योरी का जो मॉड्यूल है उसको ख़त्म करते हैं। अब हम चलेंगे डेवलपमेंट की तरफ।
तो होपफुली आप डेवलपमेंट को भी इंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।